ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज का पतन हुआ। सम्राट अशोक के काल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद यही तथाकथित लोगों ने मुगलों को आमंत्रित किया था। अपनी बेटियों की शादी भी उन मुगलों से की ताकि इनकी बादशाहत बरकरार रहे। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र नारियों को स्तन ढकने तक का भी अधिकार नहीं था। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। यह कहना है रक्षा मंत्रालय के रिटायर्ड डायरेक्टर एवं लेखक नेतराम ठगेला का। उन्होंने कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की मांग का जोरदार समर्थन किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने तमाम प्रकार के उद्गार व्यक्त किए। बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ा दंश कास्टिज्म है, जन्म के आधार पर ही किसी को छोटा या बड़ा समझना, ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज़। आकाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। कास्ट एवोल्यूशन एक्ट के तहत जो बहस छिड़ी हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और कास्ट एवोल्यूशन एक्ट को लेकर, उसके तहत आकाश न्यूज़ की टीम आज मायापुरी के हरिनगर में आ चुकी है। यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात रूबरू करवाने जा रहे हैं जो रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर पद से रिटायर्ड हैं और भी तमाम पदों पर अभी वो मौजूद हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नेतराम ठगेला जी से। नेतराम ठगेला जी जो रक्षा मंत्रालय से रिटायर्ड हैं और साथ ही साथ कई किताब भी लिख चुके हैं। बाबा साहब पर अभी वो किताब लिख रहे हैं। आइए जानते हैं कास्टिज्म पर या जाति उन्मूलन कानून पर या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इनका क्या कहना है। मेरा नाम नेतराम ठगेला है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ हूँ। इसके अलावा मैं ऑल इंडिया डिफेंस SC/ST एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और इसके अलावा प्रोग्रेसिव मंच का, और मैं वैसे भारत सरकार की सीनियर क्लास 1 ऑफिसर की जो एसोसिएशन होती है, रिकॉग्नाइज आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन ऑफिसर एसोसिएशन ग्रुप ए का मैं 10 साल तक लगातार प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मैं छोटा मोटा राइटर का काम आफ्टर रिटायरमेंट कर रहा हूँ। पहला सवाल आपका UCC पे था। UCC और भारत के अंदर जो धर्म भारत की राजनीति को, अर्थनीति को, सामाजिक नीति को, सांस्कृतिक नीति को से जो है संवैधानिक से ज़्यादा प्रभावित वास्तविक तौर पर करता है, वो हिंदू धर्म करता है। हिंदू धर्म के मूल आधार में ही सार्वभौमिकता नहीं है और इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है, इसलिए उसकी बात ही बेमानी है। जो आज की डेट में UCC की बात हो रही है वो मूल रूप से, क्योंकि वर्तमान सरकार का जो दायित्व होना चाहिए, किसी भी सरकार का दायित्व होता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना। चूँकि सरकार इस क्षेत्र में पूरी तरह से फेल है और इनका जो गठजोड़ है पूंजीपति सरमाएदार श्रवण, खास तौर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसके साथ गठजोड़ के कारण अपनी जो मूल कार्य है उससे विमुक्त होने के कारण लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी CAA का सहारा लिया जाता है और कभी UCC का सहारा लिया जाता है। अदरवाइज सरकार की मंशा इसे पास कराने की कम, इसके नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण करने की ज़्यादा इच्छा है। इसलिए नियत जिसकी साफ न हो जिस काम में, उस काम में सफलता मिलने की कतई संभावना नज़र नहीं आती। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कास्ट वाला, यदि सरकार की नीयत सही होती तो उसके जो भी लॉ कमिश्नर जो अपना मेमोरेंडम दिया है कि भी जाति, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए जो है ये UCC को लाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो बेसिकली उसके अंदर जन्म आधारित भेदभाव जो इस देश का मूल कोड है, जो 3000 साल से चला आ रहा है, उसके कोड को ख़त्म किए बगैर, और उसी कोड के कारण कास्ट आया है। कास्ट की व्यवस्था अपने आप में नहीं आई। जब आर्यों ने इस देश में इन्वेंशन किया और यहाँ पर चूँकि हर विदेशी शासक आता है कहीं पे भी, वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझता है। आर्यों ने अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझते हुए जो वहाँ उस समय के उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बाकियों को निचली जातियों में उनको रख दिया। और निचली जाति का आधार ये रहा कि जिसने जितना कम विरोध किया वो उतना ऊँच हो गया, जितने जितना ज़्यादा उनका विरोध किया वो उतना ही ज़्यादा नीच हो गया। उदाहरण के लिए आज की डेट की जो अति क्षुद्र जातियां हैं, जिसे हम जाटव कह सकते हैं, बाल्मीकि कह सकते हैं, खड्डी कह सकते हैं, दानक कह सकते हैं,
ये इस देश के शासक लोग थे और इन्होंने पूरा जम के उनका विरोध किया। इसलिए ही इनसे गंदे काम कराए गए और इनको मेन बस्तियों से बाहर, शहरों से बाहर, इनको नाले के आसपास इनके रहने की जगह की व्यवस्था की गई, क्योंकि इन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया। चूँकि इसकी व्यवस्था में ही ऊंच नीच है, कास्टिज्म है, तो वो आधार ही गलत है। और जिस चीज़ का आधार सही नहीं होगा उस चीज़ को मतलब षड्यंत्र कह सकते हैं। और इसके पीछे पूरा ये है कि लोग समस्याओं पर ध्यान न दे के वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम का नाम लेते हैं, सिखों का नाम लेते हैं, इस पूरे दूसरे धर्मों का नाम लेते हैं। बेसिकली हिंदू धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं कि हिंदुओं का आधा वोट भी आ गया तो उनकी सत्ता आ जाएगी। वैदिक व्यवस्था का मूल आधार ही जो है मनुस्मृति है या वेद है। ऊंच नीच भेदभाव, उसमें पूरी तरह से सामाजिक बंधन या कानून ऐसे ला दिए गए जिसमें जो है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वाली जन्म पे आधारित को इन्होंने एक परम दायित्व, परम चीज़ मानी गई। जहाँ तक कि मुस्लिम शासक भी हैं, मुस्लिम शासकों के साथ भी, क्योंकि मुस्लिम शासक अपने आप नहीं आए, मुस्लिम शासक को शासक वर्गों के नज़दीक लोग थे, या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ये लोग ही उनको लेकर आए थे, वो उनके नज़दीक थे। तो उन्होंने उनको जो यहाँ की जो परंपरागत नीति थी, जो हमारी जो सिविल नीति थी, आपस में एक दूसरे के व्यवहार, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना रखी थी कि आप हमारे पर्सनल कानूनों पर हस्तक्षेप ना करें, हम आपके सत्ता के विरोध में संघर्ष नहीं करेंगे। आज जो लोग जो है मुस्लिम शासन की विरोध की बात करते हैं, उनके पूर्वजों ने कभी भी किसी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किसका किया? अंग्रेज़ों को किया। अंग्रेज़ों का किस लिए किया? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदू धर्म के अंदर जो भी उस समय तो खैर आर्य धर्म था या ब्राह्मण धर्म कह सकते हैं या वैदिक धर्म कह सकते हैं, उसके नाम से हिंदू धर्म तो 1920 के बाद आया। तो उसके माध्यम से इन्होंने जो है शोषण, अत्याचार करने का जो के साथ सेटिंग कर रखी थी। तो उन्होंने उसको चुनौती दी कि पहले शादी होती थी, शादी के बाद दुल्हन को 3 दिन ब्राह्मण के यहाँ रहना पड़ता था। उसको ये चुनौती अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को ख़त्म किया। जो 3 दिन के दौरान यदि किसी के लड़का पेट पड़ जाए, और लड़का चूँकि बलशाली हो सकता है, ब्राह्मण का बच्चा हो, इसलिए पहले शूद्र बच्चे को मारने का भी नियम बना रखा था। अंग्रेज़ों ने उस नियम का खत्मा किया। हम टीपू सुल्तान की अक्सर बात सुनते हैं। टीपू सुल्तान ने, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शूद्र नारियों को स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, और अंग्रेज़ों ने भी कुछ हद तक काम किया और टीपू सुल्तान ने भी स्तन ढकने का जो अधिकार दिया। इसलिए ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था इन लोगों के खिलाफ है। मुस्लिम शासकों ने या बाकी और शासकों ने, हूण आए, कुषाण आए, शाका आए या जितने भी शासक आए, इनके खिलाफ इनका कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी पर्सनल लॉ के अंदर दिक्कत नहीं आ। कभी नहीं कहा मुस्लिम भारत छोड़ो, अंग्रेज़ भारत छोड़ो का नारा लगा, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर जो इक्वल सबको ऊपर लागू होने वाले कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे। अंग्रेज़ों के कारण तो शिक्षा का अधिकार मिला है, क्योंकि उन्होंने किसी जाति धर्म का भेदभाव किए बगैर सबको शिक्षा देने के लिए उनके यहाँ कोई मनाही नहीं थी उनके कानून के मुताबिक। इसी तरह से हमारे देश की व्यवस्था ये है, आज भी मनुस्मृति उठा लो, आज भी लिखा हुआ, और आज हिंदूवादी ताकत है, वैदिक ताकत है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की हत्या भी करता है तो उसको अपराध चूहे, कुत्ते, बिल्ली के मारने जितना ही उसको अपराध लगता है। इसलिए उसको सज़ा नहीं मिलती थी। उसके विपरीत शूद्र यदि किसी उसको छू जाए, उसकी परछाई भी है, तो उसको जो है दंडित किया जाता था। लेकिन आज कानून बन गया, आज तो समान सजा मिलती है, चाहे वो ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे या कोई भी करे, कानून सब पे लागू हो जाता है। आज इसी कानून की मांग हो रही है, इसीलिए कानून की मांग हो रही है कि कास्ट एबोलिशन एक्ट आ जाए तो ये जातिवाद खत्म हो जाएगा। देश की पहली एक राजनीतिक पार्टी है जिसने इसको मांग की है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है जिसने देश के सारे राज्यपालों को ज्ञापन दिया है और 4 अगस्त को जंतर मंतर पर अनशन करने जा रहे हैं कास्ट एबोलिशन एक्ट की मांग को लेकर। तो क्या लगता है, अगर एक्ट आता है तो फिर अपने आप सब कुछ समान हो जाएगा, कानून तो सब पे लागू हो जाएगा? नहीं, इसमें दो राय नहीं। एक्ट आता है तो एक ये स्वागत योग्य कदम है, कास्टिज्म के आधार के ऊपर उसका खात्मा हो जाए। परंतु हमें ये बात याद है, बाबा साहब ने देश को संविधान देने के बाद अपने कॉलेज के अंदर उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि संविधान में लिख दिया जाए तो वो काम हो जाता है। मैं कहता हूँ कि संविधान में लिख देने मात्र से कुछ नहीं होता, बेशर्ते कि शासक वर्ग की उसको देने की नीयत हो।
संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, परंतु मूल अधिकारों का पालन जब भी हो सकता है जब जो है शासक में बैठे लोग उसका पालन करें, खाली उससे नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोगों को जागरूक होकर शासक वर्ग को समझाना पड़ेगा या अपने को शासक बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम उन नियमों को, उन कानूनों को, संविधान को लागू कर सकें। और इसी में कहा कि शूद्रों का अधिकार अपने आप मिलेंगे ही नहीं। तो राजनीतिक पार्टी भी उन्होंने उसके बाद बनाने के बाद भी चुनाव लड़ने की कोशिश की। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी एक मंशा भी इसलिए बनाई थी कि शासन आने पर ही उसका पालन किया जा सकेगा। आप कानून की बात कर रहे हो, उन्होंने संविधान का भी कहा था। कोई संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसका पालन करने वाले अच्छे लोग होंगे तो वो संविधान अच्छा होगा। कोई संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, पालन करने वाले लोग खराब होंगे तो उसका पालन सही से नहीं हो क्या सकेगा। ये जो कास्ट एवोल्यूशन एक्ट की मांग हो रही है, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ा दंश कास्टिज्म है। जन्म के आधार पे ही किसी को छोटा या बड़ा समझना, ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। मैं समझता हूँ भारत में वर्ण व्यवस्था में जो है, इससे बड़ा आतंकवाद संसार में कहीं भी नहीं है। संसार में कोई भी आतंकवादी ऐसा कोई संगठन नहीं हुआ जो सैकड़ों साल तक किसी को ज़बरदस्ती बहुमत को दबाए रखे। इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था के आतंकवाद ने 3000 साल से देश की 80% आबादी को दबा के रखा हुआ है और पूरी तरह से कुचल के उनकी मानसिकता को कुचल दिया है। और वो इसको गलत नहीं मान रहा, क्योंकि उसकी मानसिकता इसका विरोध करने की नहीं है। ठीक है, थैंक यू।